नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात भारत और चीन के बीच भड़के विवाद की। गालवान में भारत और चीनी सैनिकों की झड़प के बाद दोनों देशों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत जारी है। चीन भारत के साथ एक तरफ बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ गालवान घाटी में अपनी सैनिक ताकत को मजबूत कर रहा है। पीछे हटने की बात तो दूर, चीन गालवान घाटी में नए निर्माण कर रहा है, अपने और फौजियों की तैनाती कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर चीन के आक्रामक रुख का जवाब क्या हो। 20 जवान शहीद हुए हैं और कई जवान घायल हैं। 10 सैनिक चीन की हिरासत में थे, जिन्हें लंबी चर्चा के बाद आखिरकार रिहा करा लिया गया है। लेकिन मसला यह है कि आखिर चीन की जो कब्जे में इस देश की बड़ी एक ज़मीन का एक बड़ा रकबा चला गया है, जो लेफ्टिनेंट जनरल पनाग के मुताबिक करीब 60 वर्ग किलोमीटर है, उसे कैसे वापस लाया जाए। अगले आधे घंटे हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कपिल काक, पूर्व वाइस एयर मार्शल, और पूर्व राजनयिक वीरेंद्र गुप्ता, और प्रोफेसर BR दीपक, चेयरपर्सन सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशिया स्टडीज JNU के। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोफेसर दीपक से। प्रोफेसर दीपक, आखिर चीन ने जिस तरीके से हमारे 20 जवानों की जान ली है, शहीद हुए हमारे देश के 20 जवान, उसके बाद कोई भी संप्रभु राष्ट्र बिना जवाब दिए नहीं रह सकता है। आखिर चीन का क्या जवाब है? चीन का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि एक तो उसने जो हमारे साथ CBMs साइन किए थे, उसकी धज्जियां उड़ा दी है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसको भी उसने ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो मानता ही नहीं उसको। अगर वो नहीं मानता है और इस तरह से खास करके जो अपने उसके जो सैन्य बल हैं, खास करके जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हैं, और उसके अंदर उसने अपने जो वो कहते हैं कि जो ग्लैडिएटर जो फाइटर्स हैं, और जो हाथ में वो चीनी में बोलते हैं उसको, जो वुल्फ के जो भेड़िए के जो दांत है, वो वाले जो मेस क्लब्स, वो लेकर के वो हमारे जो सैनिकों पर आक्रमण करता है। और दूसरी तरफ उसका सहारा लेकर के जो एग्रीमेंट्स 1996 में साइन किए हैं कि भाई हम हथियार नहीं चलाएंगे, हम हथियार नहीं लाएंगे, उसका शरेआम उल्लंघन करता है। तो मुझे लगता है कि इस बात से ये साबित होता है कि जो चीन का जो रुख है, खास करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वो बहुत ही खतरनाक है। और जहाँ तक एक्शन की बात है, मुझे लगता है कि ये तो हमें सेनाओं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो सेना है वो अपना काम करती है, और हमें विश्वास होना चाहिए कि जो हमारी सेना है वो उसे प्रतिबद्धता के साथ। जी प्रोफेसर दीपक, इसमें सेना पर किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या ये सेना के लेवल का ही मामला था या कहीं एक राजनीतिक नेतृत्व का भी मसला है। इतने लंबे समय तक बातचीत चल रही थी, दोनों सेनाओं के वापस जाने की बात, और फिर जो कुछ हुआ वो सबने देखा है। क्या एक बार फिर चीन को समझने में कुछ चूक हो रही है? पूर्व राजनयिक वीरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, आप ये बताइए कि अब जबकि एक कहा जाए तो भारत की ज़मीन पर भी कब्जा है, हमारे 20 सैनिकों की शहादत भी हुई है, बहुत सारे घायल हैं, आखिर ऐसे में चीन के इस आक्रामक रुख का क्या जवाब होना चाहिए? देखिए, ये फेस ऑफ जो है वो होता रहता है। तो हमारी कैजुअल्टी हुई बहुत दिनों के बाद में, तो ये काफ़ी कंसर्न की बात है, और जवाब हमारी तरफ से भी गया। चाइनीज साइड में भी कैजुअल्टी हुई, लेकिन इससे बड़ी बात है कि एक चीन के साथ भारत के संबंध कैसे होने चाहिए। अभी तक हमारा रुख ये रहा है कि हम चाइना को किसी तरीके से अकोमोडेट करें, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करें, उनको अपने यहाँ सब मार्केट की एक्सेस दें, इन्वेस्टमेंट की एक्सेस दें, लेकिन चाइना हमको अकोमोडेट नहीं करता है। हम चाइना की राइज को एक्सेप्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, और हर तरीके से चाइना को अकोमोडेट करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल चाइनीज स्पेशलिस्ट होते हैं, वो हमेशा दे हैव बिकम द अपोलोजिस्ट फॉर चाइना। जबकि अब एक जरूरत है एक कड़े रुख की, एक
to stand on our feet and to take on the Chinese. चाइना ने हमको बहुत सारी चीजों में, आप चाहे तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एनएसजी की मेंबरशिप नहीं देता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप हर तरीके से अगर आंका जाए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन पे इंडिया को मिलनी चाहिए इस वक्त में, और मेंबरशिप और इंडिया के बीच में चाइना बैठा हुआ है। चाइना बहुत एक्टिवली जो है अपोज कर रहा है, सबको ऑर्केस्ट्रेट करता है, बाकी कंट्री से बात करता है। बिल्कुल। उसके अलावा हमारे बॉर्डर पे डिस्प्यूट किया, ट्रेड इशू में आपको मालूम है, जो लोग कहते हैं $70 बिलियन का ट्रेड है, लेकिन वो ट्रेड हमारे लिए बहुत नुकसान है। $60 बिलियन का हमारा जो है वो ट्रेड डेफिसिट है, और वो चाइना कभी भी हम उठाते हैं लेकिन कभी हमारी सुनता नहीं है, कोई भी ठोस कदम नहीं लेता है। तो अब ये मौका आ गया है कि चाइना को हम एक एडवर्सरी नेशन की तरह से एक्नॉलेज करें और उसको उस तरह से ट्रीट करें। लेकिन सवाल तो वही है कि इस बात में, यानी चीन के इरादों पर किसी को कोई शक नहीं है। जो चीजें आपने गिनाई हैं वो तो नंगी आंखों से देखी जा सकती हैं, किस तरह से भारत के हित के खिलाफ हमेशा चीन खड़ा रहा है। और इस बीच लेकिन दोनों देशों में जो खास तौर पर आर्थिक संबंध बने वो इतने ज्यादा, एक तरह से कहा जाए कि इस उदारीकरण के दौर में वो गुत्थम गुत्था हुए कि शायद ये अनुमान भी लगाना मुश्किल था कि इस तरह की खूनी झड़प हो सकती है। कपिल काग जी हमारे साथ हैं, पूर्व वाइस एयर मार्शल। कपिल काग जी, आपको क्या लगता है, पहले तो ये बताएं कि चीन अचानक इस तरह से आक्रामक रुख उसने क्यों अख्तियार किया, क्या लगता है? नहीं, इस पर कोई शक नहीं है, ये सिर्फ बॉर्डर पे इंट्रूजन की बात नहीं है। इन्होंने सोच समझ के 3 अलग अलग पहलुओं से, पहला जो विदेशी पहलू हैं जिसपे वो चीन अपने को घेरा हुआ समझता है, हांगकांग हो या ताइवान हो, साउथ चाइना सी हो, ट्रेड इशूज हों, या एक तरीके से जम्मू और कश्मीर पे जब 370 हटाया था और बाइफरकेट किया था, वो भी, उस पर भी एक तरीके का बहुत ही आश्चर्य हुआ। और उसके बाद ये कहना कि अक्साई चीन को हम वापस ले लेंगे, एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि उनके दृष्टिकोण में लगता है कि भारत उनके लिए खतरा मौजूद हो सकता है। ये तो पहली बात। दूसरी बात है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बढ़ाया है पूरे लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में, उत्तरी क्षेत्र में दौलत बेगोल्डी गलवान से, फिर मध्यम क्षेत्र में जो त्रिशूल और फिंगर एरिया कहा जाता है, और फिर दक्षिणी क्षेत्र में डेमचोक और चुमर एरिया में। तो इससे भी इनको लगता है कि भारत तैयारियां कर रहा है और चीन के अक्साई चीन एरिया में एक खतरा मौजूद हो सकता है। तो अगर हम तीनों को जियोपॉलिटिकल और विदेशी और सैनिकी पहलुओं को मिल मिला कर दें, तो इस पे कोई स्टैंड ऑफ नहीं था कि कोई पेट्रोलिंग हो रही है तो कोई एक दूसरे से एक तरीके का स्ट्रगल हुआ है या स्टैंड ऑफ हुआ है। ये असली एक इंट्रूजन है। ये हमें सबको ठीक से समझना है कि ये डिलिबरेट है, सोच समझ के किया गया है। आर्टिलरी लाई गई है, टैंक्स लाए गए हैं, हेवी इक्विपमेंट लाया गया है, और कई हजार लोग जवान चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के इस सारे ईस्टर्न लद्दाख में आ गए हैं। ये स्टैंड ऑफ नहीं है, ये डेप्सान नहीं है 2013 का, ये 2014 का चुमार नहीं है जब हमारे प्रधानमंत्री अपीजमेंट पॉलिसी के हिसाब से शी जिनपिंग को आपको याद होगा अहमदाबाद में झूले में झूलते थे दोनों, और उनकी सेना हमारे चुमार एरिया में आ गई थी। जी तो बिल्कुल, रुख बदलना, यानी स्थिति काफी गंभीर है और इसमें बिल्कुल कई मसले जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र गुप्ता जी, आपको नहीं लगता, जो अभी इशारा कर रहे थे कपिल काग जी, कि हमारी ओर से भी जो कुछ ऐसी बातें कही गई खास तौर पर अक्साई चीन को लेकर और संसद के अंदर, क्या उसने चीन को ज्यादा आक्रामक बनाया है? देखिए, चाइना भी बहुत सारी चीजें कहता है
और बॉर्डर डिस्प्यूट है, दोनों कंट्रीज अपनी अपनी पोजीशन स्टेट करते रहते हैं, सो दैट कैन नॉट बिकम अ कॉज फॉर प्रोवोकेशन। और देखिए, जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ अगर माना जाए तो ये तो टॉक्स हो रही हैं मिलिट्री लेवल पे, और उससे सॉर्ट आउट हो जाएगा। हमको बहुत आक्रामक रुख बनाने की जरूरत नहीं है कि अब हम लड़ाई करेंगे और वो वापस ले लेंगे, इस तरह से ऐसा नहीं होता है। चाइना आफ्टर ऑल इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, और हमें शांति का माहौल रखना है बॉर्डर पर, और चाइना से बात करें। इसमें कोई ऐसी हमारी तरफ कैजुअलिटी है, चाइना की तरफ भी कैजुअलिटी है। लेकिन वीरेंद्र गुप्ता जी कैजुअलिटी हो सकता है, दोनों ओर हो, उसमें उससे किसी को इनकार नहीं है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और हम ये कह रहे हैं कि वहां 40 लोग मारे गए या घायल हुए, जो भी हुआ। असली बात तो लेकिन यह है कि एलएसी बदल गई है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो बदल गई है। जिसको हम कहते थे कल तक वो फिंगर 8 तक थी, अब वो फिंगर 4 पर आ गई है। तो ये जो बदलाव हुआ है इसको कैसे देखें? क्या इसको आप भूल सकते हैं? बातचीत करनी पड़ती है उसके बारे में, और वो बातचीत चलती रही है, और उसका जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा जो मसला है, इंडिया चाइना का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। हमारे पास लेवरेजेस हैं, हमारे पास ताइवान का लेवरेज है, हमारे पास तिब्बत का लेवरेज है, हमारे पास दलाई लामा का लेवरेज है, लेकिन हम कोई भी लेवरेज अपना इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हमारे पास ट्रेड का लेवरेज है, उनके इन्वेस्टमेंट को, चाइना के इन्वेस्टमेंट को सेंसिटिव एरियाज में बंद कर देना चाहिए। चाइना के जो प्रोडक्ट्स इंडिया में आते हैं उस पर रोक लगानी चाहिए। कई तरीके से हो सकता है। तो आप जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल, वो इस समय बहुत आम मांग भी है। तो सवाल तो यह है कि हम और आप नहीं रोक सकते, क्या सरकार इसको लेकर कुछ ढिलाई बरत रही है? प्रोफेसर दीपक, सरकार को यह काम करना है जो सवाल उठा रहे हैं वीरेंद्र गुप्ता जी। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि आजकल तो हर कोई चाइना एक्सपर्ट है और सब बोलते रहते हैं टेलीविजन पे। मेरा ये कहना है, क्योंकि मैं चीन अध्ययन कर रहा हूँ इतने सालों से, ये जो अभी उदाहरण दिए लोगों ने कि यूएस के साथ हमारे जो संबंध है वो बढ़ रहे हैं, हमने कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बना दी है, 2 यूनियन टेरिटरी बना दी है, या फिर जो दूसरे आम सारे जो कोविड-19 के जो सवाल उठ रहे हैं इसके साथ साथ, तो मुझे लगता है ये सिर्फ ट्रिगर्स हैं। तो असली जो मुद्दा है, चीन ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जो शक्ति संतुलन है इस क्षेत्र में वो उसके फेवर में है। सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि अभी पूरे संसार में वो शक्ति संतुलन चीन की फेवर में है। और चीन के अपने एक्सपर्ट कहते हैं, वो चीनी भाषा में, क्योंकि यहाँ तो चीनी भाषा जानने वाले बहुत कम है हमारे देश में, वो बोलते हैं कि जिस तरह से हमने साउथ चाइना सी में आइलैंड वगैरह को, रॉक्स को, रीफ्स को रिक्लेम करके उसको मिलिटराइज किया, और फिर उसके पास उसमें आदमी भेजे हैं, फिर उसको फेट कंप्लाई सामने पेश किया है, बिल्कुल वही तरीका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि दिस इज द डेथ ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर हम क्लेम लाइन की बात करते थे, चीन क्लेम लाइन की बात नहीं करता आज, क्योंकि वो उस स्थिति में है, उसको अपनी सैन्य शक्ति पर इतना विश्वास है, वो जानता है कि इस बलबूते पर वो आगे आगे इस्लामी स्लाइसिंग जैसे हम बोलते हैं वो आता रहेगा और उसको फेट एंड अप्लाई करता रहेगा। अगर वो पॉइंट 14 में ऐसा कारनामा करता है कि आप समझते हैं कि वो जो फिंगर्स 4 और 8 के बीच में जो उसने स्ट्रक्चर में उसको वो डिसमेंटल कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा वो डिसमेंटल। तो इसीलिए इसके चलते हमारी सरकार को जो हमारी ढीली जो चीन नीति है उसको बिल्कुल दुरुस्त करना चाहिए। उसमें सैन्य ताकतों को लेकर के, जो डिप्लोमेसी को लेकर के, जो आर्थिक शक्तियों को लेकर के, और जितने तमाम सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो मिलिट्री से हो, चाहे वो सामरिक सोच रखते हो, चाहे वो आर्थिक सोच रखते हैं, चाहे वो चीन की सोच रखते हो, चीन का अध्ययन करते हैं, उनको साथ लेकर के हमारे चीन से कैसा निपटा जाए उसके लिए एक बिल्कुल ठोस नीति और दूरगामी नीति। ऐसा नहीं कि आज हमने एक बैठक बुलाई और उसके बाद खत्म हो गया। तो इसके लिए एक बहुत लंबी बैठक, हमें लंबी एक सामरिक राजनीतिक कूटनीति से सोच लेना चाहिए और बिल्कुल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि 5 सालों में, 10 सालों में कैसे उससे पेश आया जाए। क्योंकि जो डिफरेंशियल और जो असिमेट्री है ताकतें दोनों के बीच में, वो इतना काफी फर्क है। इसीलिए चीन हमको आंख दिखाता है। अगर उसको हम कम करें, अगर सरकार की सोच उस पे हो
ज्यादा की जो टीवी पे डिबेट करे, एक दूसरे पर कीचड़ उछाले, उसको छोड़ करके कि चीन के साथ कैसे हमको पेश आना चाहिए, क्या हमारी उसके साथ रणनीति होगी, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो आर्थिक हो। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल मडल हेडेड अप्रोच है। अभी आर्थिक निवेश की बात की, उसमें भी आर्थिक निवेश में देखो हमने कौन कौन से सेक्टर उसको चुनने दिए हैं, जहां डिजिटल इंडिया में आज पूरा का पूरा चीन वहां पर है, पूरा हमारा जो बिग डेटा है वो उनके हाथ में है। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ी नीतिगत लेवल पर समस्याएं हैं, और खास तौर पर ऐसे मौके पर जबकि चीन पर बहुत बड़े स्तर पर निर्भरता भी हो गई है। एक बड़ा सवाल है कि वो रास्ता क्या हो जिससे एक संप्रभु देश अपना जवाब भी दे सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. राजनीति में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चीन के हमलावर रुख का आखिर भारत क्या जवाब दे। इस बीच सर्वदलीय बैठक भी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ तमाम पार्टियों के अध्यक्ष बातचीत कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये बैठक हो रही है और उसमें सोनिया गांधी की ओर से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है, उन्होंने सीधे सीधे पूछा है सरकार से कि क्या खुफिया एजेंसीज फेल कर गई, उन्हें समय पर सूचना नहीं दी गई, और आखिर देश को विश्वास में सरकार ने क्यों नहीं लिया, और ये बैठक इतने देर से क्यों हो रही है। आखिर देश के सभी लोगों को, खासतौर पर सभी राजनीतिक दल को विश्वास में लेना चाहिए था, और चीन को किस तरीके से सरकार जवाब देगी। इस तरह के बहुत से सवाल उठ रहे हैं। कुल मिला के अभी जैसा प्रोफेसर दीपक ने भी कहा, उन्होंने बताया कि किस तरह हमारे देश की जो सरकार है उसका जो रवैया है उसमें एक ढुलमुलपन नजर आ रहा है। कपिल काग जी, आप कैसे देखते हैं ये जो सवाल उठ रहे हैं? आप चूंकि सेना में रहे हैं, तो किस तरीके से इस यहाँ पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, और क्यों जो ये सवाल उठा है कि निहत्थे लोग वहां पर हमारे सैनिक थे जिनके साथ ऐसी बर्बरता हुई, आखिर सही समय पर जवाब क्यों नहीं दिया जा सका? नहीं, देखिए, पहले तो जो आपने अभी ऑल पार्टी मीटिंग की बात कही है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आश्चर्य नहीं हुआ है हमें, ये एक शॉक इफेक्ट हुआ है। हमारी सेनाएं और सरकार समझती रही है कि यहाँ पे कोई एक्सरसाइज हो रही है जिनजियांग रीजन में, और फिर हमने आंखें खोली और सारी चीन की जो सेना है हमारे पूरे ईस्टर्न लद्दाख में इंट्रूड कर गई है।
तो ये एक तरीके की गलती है, मगर ये वक्त वो नहीं है कि गलतियां देखना एक दूसरों की। सब लोगों को देश के साथ, सरकार के साथ एक तरीके का सहमति रखना बहुत ही आवश्यकता रखता है। दूसरी बात जो है, 2-3 मुद्दे उठाए गए हैं तो मैं उन पे कमेंट करना चाहता हूँ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पावर एसिमेट्री जिसे कहते हैं कि संतुलन उनके फेवर में है, मगर मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ सन 79 में वियतनाम के साथ चीन का एक युद्ध हुआ था, छोटा सा युद्ध हुआ था, और आपको याद होगा चीन भाग गया, वापिस बीजिंग भाग गया, क्योंकि एक क्षमता थी, जो एक डिटर्मिनेशन थी वियतनाम की, एक सौटी भी नहीं वो कर सके वियतनाम के खिलाफ। तो मतलब पावर सिमेट्री का एक तरीके का रास्ता ढूंढना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल बैलेंसिंग हो सकती है, आपके बाकी देश काउंटर कर सकते हैं मिलजुल के, क्योंकि खतरा तो सारे विश्व का है। ये पीसफुल राइज नहीं है चाइना की। आज तक चीन कहता रहा है कि पीसफुल राइज है। ये कौन सा पीसफुल राइज है कि आप LAC जो आप मानते हैं, जिसपे अभी कभी नहीं इंट्रूजन की है पिछले इतने सालों से, इतने दशकों से, और अचानक आप सारे ईस्टर्न लद्दाख में घुस गए हैं। तीसरी बात जो है, जो आर्थिक मुद्दों की बात है, मैं समझता हूँ ये बहुत जल्दी है कि हमें आर्थिक जो हमारे पास पुर्जा है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये म्यूचुअल डिपेंडेंस है, हमें भी इससे लाभ है, चीन को भी लाभ है। शायद चीन ज्यादा लाभ उठा रहा है क्योंकि ट्रेड डेफिसिट उनके फेवर में है, मगर आगे देखना है, ये हमें सिलेक्ट करना है कहाँ कहाँ वो आ सकते हैं। हाँ, हुआवी उनको मिले या ना मिले, हमारा डिसीजन हमारा है, निर्णय हमारा है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी, ये बहुत अहमियत रखती है इस वक्त, मतलब डिसीजन मैट्रिक्स में हमारी सरकार क्या कर सकती है। ये आपका पंकज जी, आपका भी प्रश्न था। इस वक्त सरकार को अगले 3-4 महीनों में देखना है, क्या जो कुछ भी इंट्रूजन हुए हैं, क्या वो डी एस्केलेट हो सकते हैं, क्या वो स्टेटस को एंटे पे पहुंच सकते हैं जो अप्रैल में था, एंड अप्रैल में था। अगर वो नहीं होता है, मैं एक सैनिकी अफसर और भूतपूर्व अफसर की हैसियत से नहीं, मगर एक रणनीतिक एक्सपर्ट की हैसियत से कह सकता हूं, हमें एक सैनिकी कार्रवाई की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इससे रिवॉल्विंग डोर मैकेनिज्म कहते हैं। अगर एक क्षेत्र में वो बहुत मजबूत है, हमारे दूसरे क्षेत्रों में हम मजबूत हैं, मगर ये चीज को बिना किसी एम्बिग्विटी को ये संकेत देना है कि इरेस्पॉन्सिबिलिटी इनमें आपकी है। हाँ, आप, इसमें कोई शक नहीं है, हमसे आपके पास बहुत क्षमता है, मगर चीन और भारत को अगली 4-5 दशकों में एशिया कैसे चलेगा, किस रास्ते पे जाएगा, जो विश्व के इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज हो, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी हो, आतंकवाद हो, या कोविड-19 हो, इन सारे मसलों को दोनों को मिलकर के करना है। बिल्कुल, अगर वो रिलेशनशिप में आए तो खतरा दोनों को। बिल्कुल, और रास्ता शायद इसी ओर जाएगा। लेकिन सवाल यह है वीरेंद्र गुप्ता जी कि अगर कोई सीमा को बदल दे रहा है ऐसे किसी हमारे दुश्मन पर, जो कि खास तौर पर हमारे 20-20 जवानों को शहीद कर दे रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सैन्य कार्रवाई ना हो, जैसा कि बता रहे हैं कपिल काक साहब। और दूसरी बात यह भी है कि क्या इस देश की सरकार फैसले लेने में कहीं ढुलमुल रवैया अख्तियार कर रही है, जैसा कि अभी सर्वदलीय बैठक में भी हम देख रहे हैं कि उभर के आ रहा है कि सरकार पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चाइना को मालूम है कि इंडिया की प्रिपेयर्डनेस पूरी है। ये 62 नहीं है, उसके बीच में इंडिया ने पूरी तैयारी करी है। और देखिए, मिलिट्री सुपीरियरिटी, जो पावर एसिमेट्री की बात है, इन ओवरऑल टर्म्स चाइना है, लेकिन बॉर्डर पर मुझको ऐसी समझ है कि दोनों बराबर से बैठे हुए हैं और हमारी तैयारी पूरी है। चाइना कैन नॉट स्कोर अ डिसाइसिव विक्ट्री ओवर इंडिया ऑन दैट बॉर्डर, एंड चाइना नोज अबाउट इट। तो चाइना का मालूम है आपको, एक प्रोपेगेंडा वॉर करने का एक उनका तरीका होता है। तो अपनी चाइनीज लैंग्वेज में कमेंट्री लिखते रहते हैं कि हम इंडिया को ऐसा मार देंगे, ऐसा हरा देंगे। और जो हमारे चाइनीज एक्सपर्ट हैं
वो उस पे ज्यादा डिपेंड करके बनिस्बत की सर अपने सर experts सर की सर सच्चाई ये है कि एलएसी बदल गई है, ये केवल प्रोपेगेंडा नहीं है, ये तो हम आप नहीं, जान रहे हैं इस बात को। एलएसी में क्योंकि बहुत ज्यादा क्लियर बाउंड्री नहीं है वहां पे, तब तो फिर ऐसे हमें दावा ही markets नहीं करनी है, चाहिए। तो प्रोफेसर वहां दीपक, क्या हम थोड़ा मतलब बहुत अब चूंकि इनका हम ऊपर चूंकि नीचे वहां चलता पर रहता है। चीन ने बढ़त ले ली लेकिन है, तो हम आपको- ये क्या कहेंगे कि वो हमारा था ही नहीं, ये या वहां बहुत पर alert रहने चीजें की क्लियर जरूरत नहीं थी, गलवान घाटी हमारी नहीं थी, क्या ये अब हम कहेंगे? बहुत अलर्ट रहने की जरूरत प्रोफेसर है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तैयारी बिल्कुल नहीं, रखनी है। क्योंकि अगर हम तैयारी नहीं क्योंकि मैं रखेंगे, तो ये बोल रहा हूँ कि पूरा जिस तरह से alert नहीं चीन जो रहेंगे, रुख तो चाइना अपना और रहा करेगा है इसमें। उसके प्रति जो हमारी तैयारी है अभी, मुझे लगता है कहीं कहीं उसमें चूक है। जैसे मैं बता देता हूं आपको कि जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है चीन की साइड, वो इतना सख्त है कि वो मतलब पेचिंग से लेकर के शिनचांग तक 3 दिन के अंदर, 3.5 दिन के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं फोर्सेस को। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं कि हमने अभी एक जो DSDBO रोड बनाया है, 19 साल लगाए हमने उस रोड को बनाने के लिए, एकमात्र रोड को बनाने के लिए। और जब उसमें हम फीडर रोड बना रहे हैं LAC को एक्सेसिबल करने के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है चीनियों को। तो मैं जो ये बता रहा हूँ क्षमताओं की जो बात है, और खास करके हम चीनियों की जो जितनी भी मौतें हुई अभी इस हादसे में, उनको तो फटाफट उन्होंने उठा लिया, एम्बुलेंसेस थी वहां पर, हेलीकॉप्टर से फटाफट, और हमारे जो जवान है बेचारे उनको 48 घंटे लग रहे हैं। तो ये कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ जो क्षमताएं हैं, तो इसको हमको ये बढ़ानी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अगर चाइना के लिए LAC ग्रे मैटर है तो हमारे लिए भी ग्रे है, तो कहीं हम भी जो वांटेज पोजीशन हमारी, हम भी जा सकते हैं। अगर चीन यही करना चाहता है फिर तो यही होगा, लेकिन उससे होगा ये जो कन्फ्रंटेशन है, तो वो हो सकता है कि लिमिटेड वॉर में बदल जाए, हो सकता है वो फिर ऑल आउट वॉर में भी बढ़ जाए, ये संभावनाएं हैं। लेकिन इसीलिए यानी इसको हमें डिप्लोमेटिक लेवल में उसको सॉल्व करने की थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, और जो हमारे दाव पेच है मिलिट्री के, उसको अपने पास रखना चाहिए, और वक्त आने पर अपने समय के अनुसार, यानी फिलहाल रास्ता यही है कि कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ा जाए और चीन को बताया जाए कि भारत भी अब वो पुराना वाला भारत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस देश के 20 सैनिक शहीद हों, जिसकी जमीन पर कब्जा हो जाए, वहां पर लोग चुप कैसे रहेंगे? इस सवाल का जवाब इस देश की सरकार को भी देना पड़ेगा। राजनीति में इस राजनीति के अंक में बस इतना ही। परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।